गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस सेशन में आज हमने जैसा कि पता है गोखले की शुरुआत की थी और कल जो है हमने गोखले के राजनीतिक विचार की चर्चा की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और गोखले के आर्थिक विचार पर जो है संक्षेप में चर्चा करेंगे। हमने जैसा कहा था कि गोपाल कृष्ण गोखले मूल रूप से उदारवादी चिंतन के धारा को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल थिंकिंग को वो लोगों के सामने रखते हैं। उन्होंने कोई सिद्धांत का निर्माण नहीं किया, बल्कि उस समय की जो समस्याएं थी, उस समय जो उन्होंने देखा था, उन्हीं समस्याओं के निराकरण का एक जो है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक बहुत ही व्यवहारिक हल प्रस्तुत करने का काम करते हैं। वो भारतीयों की तरफ से भारतीयों की समस्या और समस्याओं के समाधान दोनों चीज़ जो है वह ब्रिटिश शासन के समक्ष रखते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि यदि उच्चाधिकारियों को यदि भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराया जाए तो निश्चित ही वह उसे दूर करने के प्रयास करेंगे। क्योंकि गोखले उस शेड के विचारक हैं या इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस प्रकार के कार्यकर्ता हैं जिनका ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में, ब्रिटिश जो के उदारवादी व्यवस्था में पूरा विश्वास है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए वह भारत के समक्ष जो आर्थिक समस्याएं थी उनके संबंध में जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने अपने पक्ष रखे हैं, उन्हीं से मिला करके उनके आर्थिक विचार का निर्माण होता है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो उन्होंने रखा है उन्हीं को हम जो है देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखें उनको जो है विभिन्न वर्गों में यदि बांट करके देखें तो पहली चीज़ दिखाई देती है कि उनका लगातार ये आग्रह था, बार बार जब भी वो किसी आयोग के समक्ष उपस्थित होते या किसी ब्रिटिश पदाधिकारी के समक्ष उन्हें उपस्थित होने का अवसर मिलता तो वो कुछ अपनी मांगों को रखते थे। उन मांगों में सबसे पहली मांग उनकी होती थी कि नागरिक प्रशासन पर जो अत्यधिक व्यय है उसमें कमी की जाए। क्योंकि उनकी मान्यता थी कि नागरिक प्रशासन पर इतना अधिक व्यय किया जा रहा है कि लोक कल्याण के लिए बहुत ही कम धन जो है बच पाता है। इसलिए और अधिक धन यदि लोक कल्याण के लिए उपलब्ध कराना है तो निश्चित रूप से जो अपव्यय है उसमें कमी लाने का प्रयास करना होगा। दूसरा प्रश्न उठता है कि भाई कमी कहाँ किया जाए, क्या तरीके हैं जो व्यय में कमी लाई जाए। उसके लिए बहुत ही व्यवहारिक जो है समाधान प्रस्तुत करते हैं। उनकी ये मान्यता है कि नागरिक प्रशासन में के व्यय में कमी की जा सकती है और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच जो है उनका वो ये है कि वो कहते हैं कि जितने भी प्रशासनिक पद हैं, उच्च पद हैं या जो है जो और अन्य महत्वपूर्ण पद हैं, उन पदों पर मुख्य रूप से यूरोप के व्यक्ति बैठे हुए हैं। ब्रिटिशर्स जो है उन पदों पर बैठे हुए हैं जिनको बहुत उच्च सैलरी और ऊंचे वेतन और भत्ते एवं अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जाती, जिनकी आवश्यकता नहीं है। यदि उन पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया जाए तो वो बहुत ही कम सैलरी पर, बहुत कम सुविधाओं पर कार्य करने के लिए तैयार है। तो ये सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है जिससे जो है प्रशासनिक संरचना पर जो है व्यय में कमी की जा सकती है और वो जो पैसा बचेगा उसको लोक कल्याण में खर्च किया जा सकता है। इसके लिए एक और वो उपाय बताते हैं, जैसे वो कहते हैं जब भारत के पर रूल करने के लिए ब्रिटेन में के मंत्रिमंडल में एक मंत्री हुआ करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और उसको जो है परामर्श देने के लिए इंडिया काउंसिल, भारत परिषद का गठन किया गया था। इस पर बड़े बहुत लंबे चौड़े खर्च होते थे। गोपाल कृष्ण गोखले का विचार था कि भारत परिषद और जो भारतीय मंत्री है, जो ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का हिस्सा है, उस पर जो व्यय है वो वहाँ ब्रिटेन के जो बजट है उनसे ही किया जाना चाहिए। भारत पर उस प्रकार के जो है व्यय को आरोपित नहीं करना चाहिए। इससे भी भारत में
काफ़ी पैसा बचेगा और लोक कल्याण के लिए वो पैसे उपलब्ध कराए जा सकते हैं। भारतीय नागरिक प्रशासन के साथ साथ उन्होंने ये देखा कि उससे भी अधिक जो पैसा है उस सेना पर व्यय किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने लगातार इस बात की मांग की कि सेना के व्यय को भी कम किया जाए। उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया और ये पाया था कि उन्होंने बड़े बड़े राष्ट्रों का अध्ययन किया, जैसे उन्होंने देखा कि रूस में जो उस समय राजतंत्र था वहाँ पर 21% बजट का सेना पर खर्च किया जाता है, जापान में 16% खर्च किया जाता है, फ्रांस में 19% बजट का खर्च किया जाता है, इटली में 13% खर्च किया जाता है। ये बड़े बड़े जो है वो राष्ट्र थे जो औपनिवेशिक राष्ट्र थे। वहीं पर भारत में भारतीय बजट का 35% जो है वो जो है सेना पर खर्च किया जा रहा है, जबकि भारत में आंतरिक विद्रोह की कोई संभावना उस समय जिस समय वो बात कर रहे थे, लगभग 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगभग जो है लोगों ने संपूर्ण देश में ब्रिटिश शासन व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। किसी प्रकार के विद्रोह की कोई संभावना नहीं थी और न ही बाह्य आक्रमणों से किसी प्रकार का खतरा था। तो गोपाल कृष्ण गोखले का मत था कि भारत के द्वारा जो बजट का 35% सेना पर व्यय किया जा रहा है ये उचित नहीं है। और इन्होंने जो चीज़ उन्होंने देखी कि क्यों किया जा रहा था खर्च और किस एस्पेक्ट पर किया जा रहा था, तो उन्होंने पाया कि विशाल स्थायी सेना रखी हुई है। ब्रिटिश सरकार विशाल आर्थिक जो है स्थायी सेना है, स्टैंडिंग आर्मी है। सेना के उच्च पदों पर ब्रिटिशर्स की नियुक्ति है और उसको बड़े बड़े मोटे जो है मोटी रकम जो है उनको भत्ते और वेतन के रूप में दिए जा रहे हैं। और तीसरी चीज उन्होंने देखा कि भारतीय सेना का इस्तेमाल भारत में शांति के लिए, भारत की सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि ब्रिटिश हित के लिए वो उस भारत की सीमा के बाहर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उनकी मान्यता थी कि इसकी आवश्यकता नहीं है और इसीलिए उन्होंने सेना के व्यय को कम करने के लिए कुछ चीजें सुझाई। जैसे उन्होंने कहा स्थायी सेना में कमी कर दी जाए, जरूरत ही नहीं है जिस सेना की, उस सेना को क्यों रखा जाए। दूसरी चीज, सेना पे जो उच्च पदाधिकारी जो है उन सब ब्रिटिश हैं, उनमें उनको जो है भारतीयों से रिप्लेस किया जाए। भारतीय जो है बहुत कम रकम पर, बहुत कम सुविधाओं पर, पहले भी नागरिक प्रशासन भी उसकी वकालत कर चुके थे, कम पैसों पे खर्च करेंगे, ये काम करेंगे। और भारतीयों का इस्तेमाल, भारतीय सेना का इस्तेमाल केवल भारत की सुरक्षा, सरहद को सुरक्षित रखने के लिए किया जाए। अलग उन्होंने प्रपोज किया, जो ब्रिटिश साम्राज्य का अंग है भारत, तो जब कभी भी भारतीय सेना का कहीं विदेश में इस्तेमाल किया जाए या ब्रिटिश हितों की रक्षा जो भारत से बाहर है उसमें भी किया जाता है, तो उस समय भारतीय सेना का व्यय ब्रिटिश सरकार पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से सेना पर जो इतना ज्यादा खर्च किया जा रहा है इसमें भारी कमी आएगी और उससे जो पैसा उपलब्ध होगा वो निश्चित रूप से भारत के विकास, भारत के कल्याण में खर्च किया जा सकता है। ये जो है दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। तीसरी बात, उसमें हम जैसा कि जानते हैं कि 1853 के बाद भारत में रेल का विकास बहुत तेजी से हो रहा था और उस रेल के विकास को जो है भारत के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका भी विरोध किया और बहुत ही तथ्यात्मक आधार पर इसका विरोध किया। प्रचारित तो ये किया जा रहा था कि भारत में चारों तरफ रेल लाइन के बिछाने से भारत में आवागमन और संचार की व्यवस्था का जो है विस्तार होगा और लोगों को बहुत आसानी होगी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आने जाने की। एक और तर्क दिए जा रहे थे कि जो भारत में लगातार विभिन्न कोने में जो महामारियां फैलती है उस महामारी से निपटने के लिए, वहां तक जल्दी से पहुंचने के लिए जो है जो चिकित्सा सहायता है वो पहुंचाने में जो है रेलवे बहुत मददगार होगी और मुख्य रूप से सुविधाओं में वृद्धि होगी। परंतु गोखले ने वेल्बी आयोग के समक्ष जो तथ्य रखे वो लोगों की आंखें खोलने वाले थे। उन्होंने जो है रेल के विस्तार का गहन अध्ययन किया और ये पाया कि रेल मार्गों के विस्तार पर विशाल रकम खर्च की जा रही है।
इतनी अधिक रकम खर्च की जा रही है कि कोई और कार्य कल्याण का होना संभव ही नहीं है। इसलिए रेल का विकास के कॉस्ट पर, रेल के विकास के कारण अन्य जो समस्याएं थी उनको जो है स्थगित कर दिया गया था, जिसके गंभीर परिणाम भारतीयों को भुगतने पड़ रहे थे। दूसरी चीज उन्होंने देखा कि जो प्रचारित किया जा रहा है और जो वास्तव में जो उद्देश्य है उसमें बड़ा बड़ा गैप है। उन्होंने देखा कि रेलवे का जो विस्तार हो रहा है उसका मूल उद्देश्य ये है कि भारत के कोने कोने में पहुंच करके वहां कोने कोने में जो कच्चा माल है उसको जो है बंदरगाह तक पहुंचाया जाए और बंदरगाह के माध्यम से वो जो ब्रिटेन की जो आधुनिक फैक्ट्रियां हैं वहां तक पहुंचाया जाए और वहां से जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो बना हुआ माल है, वो फिर से उस देश के कोने कोने में पहुंचाया जाए। ये लगातार हो रहा था। इसकी वजह से इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा था कि धीरे धीरे जो भारत के जो कुटीर उद्योग थे, जो ग्रामीण उद्योग थे, वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे थे, क्योंकि वो उनके उत्पाद जो है वो ब्रिटेन के फैक्ट्री में बने उत्पाद से compete नहीं कर पा रहे थे। इसका बड़ा दुष्प्रभाव था ये साम्राज्य। और दूसरी चीज, रेलवे से सबसे बड़ा फायदा जो है ब्रिटिश साम्राज्य को हो रहा था, और क्योंकि वो कोई भी विद्रोह, कोई भी बगावत को बड़ी तेजी से सेना को भेज करके वहां दबाने का काम करते थे। तो कुल मिलाकर के रेल से जो लोगों को फायदा कम और ब्रिटिश साम्राज्य को, ब्रिटिश सरकार को इसका फायदा ज्यादा हो रहा था, इसलिए भी उन्होंने इसका जो है घोर विरोध किया। उन्होंने एक चीज और देखी कि रेल के घाटे के कारण जो है वो बजट का घाटा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उन्होंने देखा कि रेल का घाटा दरअसल क्यों हो रहा है। रेल तो एक प्रॉफिटेबल जो है माध्यम होना चाहिए। तो उन्होंने जब एनालिसिस किया, उन्होंने विश्लेषण किया, तो पाया कि विदेशी व्यापारियों को बड़ी मात्रा में रियायत दी जा रही थी कच्चा माल लाने और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाने के क्रम में। बड़ी रियायत जो है विदेशी व्यापारियों को दी जा रही थी, और ये रियायतों के कारण ही, ये सब्सिडीज के कारण ही जो है रेलवे घाटे में चल रही थी, जिसका खमियाजा जो है वो अन्य लोगों को भुगतना पड़ रहा था। तो इस प्रकार भारतीय रेल के विकास के संदर्भ में जो ब्रिटिश का दुष्प्रचार था उसका भंडाफोड़ करने में जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और तथ्यों के आधार पर उन्होंने अपनी बातों को लोगों के सामने रखा। आर्थिक विचार के संदर्भ में उन्होंने कर नीति और कर मात्रा में परिवर्तन पर बल दिया। कर नीति कुल मिलाकर के जो थी ब्रिटिश सरकार की, छोटी छोटी चीजों पर भी उन्होंने जो है कर लगा रखे थे, जैसे नमक, जैसे सूती वस्त्रों पे, इन सभी चीजों पर जो कर लगा रखे थे, उन कर का जो है कर नीति का विरोध जो है गोपाल कृष्ण लगातार करते रहे और कहा कि इन जो है उत्पादों पर जिसका प्रयोग लगभग सभी भारतीय करते हैं, उन पर जो है कर धीरे धीरे कम करके अंततः समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और जो कर मात्रा है उस पर भी उन्होंने लगातार कहा, जो कर का जो मैग्नीट्यूड है उसको धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कर की मात्रा है वो मान करके चल रहे थे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत अधिक लगा दी गई है, धीरे धीरे इन करों में कमी की जाए। इसके लिए वो लगातार जो है लड़ते रहे। खास करके जो जमीनों पर कर लगाए गए थे, किसानों पर कर लगाए गए थे, किसानों के भूराजस्व पर राजस्व जो लगाए गए थे, उनसे जो उन पर जो भारी बोझ डाला गया था, उनसे वो लगातार प्रयास में थे कि इससे जो है, इस लगान से, इस कर से किसानों को अंततः छूट दी जाए। अगर कि छूट की सीमा में भी वृद्धि होनी चाहिए, इसके लिए वो लगातार प्रयास करते रहे। तो कुल मिलाकर के कर नीति और कर मात्रा के परिवर्तन की लगातार मांग करते रहे। आर्थिक के विचार के संदर्भ में उन्होंने ग्रामीण समाज के आर्थिक विकास के लिए भी प्रयत्न किए। ग्रामीण समाज के आर्थिक विकास के लिए मुख्य रूप से उन्होंने ग्रामीण समाज में ऋण की समस्या का हल ढूंढने के लिए सहकारी साख समितियों की स्थापना की जानी चाहिए, इस पर बल दिया। क्योंकि वहां के किसान जो है, भारत के किसान खास करके उस काल में मुख्य रूप से जो है वो व्यापारी जो गांव ग्राम में उसके आसपास जो बनिए थे,
जो लेंडर्स, मनी लेंडर्स थे, उनके चंगुल में फंसे हुए थे। इसलिए वो मुख्य रूप से उनको उस चंगुल से निकालने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले जो है सहकारी समिति के गठन की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही साथ वह ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के विकास के लिए, सिंचाई की व्यवस्था के लिए, कृषि कार्य में नई तकनीक का उपयोग के लिए, बीज और खाद की उपलब्धि के लिए लगातार जो है लड़ते रहे। क्योंकि उन्होंने, उनकी जो मान्यता थी कि ग्रामीण समाज का जो आर्थिक केंद्र है वो मुख्य रूप से कृषि है, और इसलिए कृषि के विकास के लिए जितने भी चीज़ हैं वो सभी किया जाना चाहिए, और इसके लिए ब्रिटिश पॉलिसी में उन्हें समाहित किया जाना चाहिए। इसी तरह वो भारतीय उद्योग के लिए लगातार जो है वो उस उद्योग के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे, और वो चाहते थे कि भारत में नए और आधुनिक उद्योग का निर्माण। तो इस संदर्भ में भारत में नए आधुनिक उद्योगों की स्थापना एवं विकास में ब्रिटिश राज को सहयोग देना चाहिए, इनकी पहली मांग थी। भारतीय उद्योगों को ब्रिटेन सहित विश्व के समृद्ध उन्नत उद्योगों के साथ खुली प्रतियोगिता से बचाया जाना चाहिए। एक और जो है, भारत के उद्योगों को बाहरी जो उन्नत औद्योगिक व्यवस्था है उसके प्रतियोगिता से बचाने का भी समर्थन कर रहे थे, लेकिन वो भारत के भीतर इन उद्योगों के मध्य जो है कंपटीशन हो, इसकी वकालत करते थे। इसके साथ ही वो इस बात की भी वकालत करते थे कि इनमें इस बात पर भी दृष्टि रखी जानी चाहिए कि जो भारत के भीतर जो उद्योग है, इनमें किसी उद्योग का इतना विकास ना हो जाए कि वो पूरे उद्योग पर एकाधिकार कर लें। तो इस तरह से वो भारत में उद्योगों के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार को जो है ब्रिटिश सरकार से मांग कर रहे थे। साथ ही जो है वो भारतीय इंडस्ट्री के लिए भारतीयों का भी आह्वान कर रहे थे। वो लगातार आह्वान कर रहे थे भारतीयों से कि वो भी औद्योगिक विकास के लिए आगे आएं। उनका मत था कि भारत में उपलब्ध पूंजी, कच्चे माल, श्रम और उत्पाद के अन्य साधनों का पूर्ण कुशलता के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, और इसके लिए गोखले ने स्वदेशी का पूर्ण समर्थन किया था। वो भारतीयों से इस बात के लिए लगातार प्रेरित कर रहे थे कि भारतीय उत्पादों को ही जो है वह प्रोत्साहित करें, भारतीय उत्पादों को खरीदें। जब भारतीय स्वयं ही औद्योगिकरण के लिए प्रयत्नशील हो गए तो वह ये कार्य शीघ्र तो होगा ही, अपने परिणाम की दृष्टि से यह भारत में राष्ट्रीय चेतना का भी विस्तार करेगा, ऐसा उनका मत था। भारतीयों को रोजगार प्राप्त होगा और देश में एक बड़ा मध्यम वर्ग विकसित होगा, और इस प्रकार से औद्योगिकरण को भारत की निर्धनता की जो समस्या है उससे भी निजात मिलेगी। तो इस तरह से वह न केवल ग्रामीण कृषि के उत्थान के लिए, ग्रामीण उद्योगों के लिए, बल्कि भारत का पूरा औद्योगिक विकास हो, इसके लिए भी वो लगातार ब्रिटिशर से मांग कर रहे थे और भारतीयों को भी प्रोत्साहित करते रहे थे। इस प्रकार से एक और आर्थिक विचार जो उन्होंने मुख्य रूप से विधानसभाओं में या इस तरह के जो प्रतिनिधि सदन है उसमें लोगों के सामने रखा, और इसको आप कह सकते हैं कि वो पूर्वगामी थे इस बात के कि वो ये चाहते थे कि केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन हो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि धन और वित्त के जो स्रोत हैं उसका भी पर्याप्त रूप से विभाजन हो, ताकि जो प्रांतीय सरकारें हैं, जो राज्य की सरकारें हैं या स्थानीय संस्थाएं हैं, इनके पास अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए वित्त या धन की कमी न हो। इनके पास अपने कार्य को करने के लिए, अपनी कार्य योजना को लागू करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो, और इसी प्रकार से उन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण की जो है वो मांग की थी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत के संदर्भ में गोपाल कृष्ण गोखले ने उस समय न केवल ब्रिटिश सरकार के नीतियों और मुख्य रूप से आर्थिक नीतियों की आलोचना की और उनको एक मार्गदर्शन देने का काम किया कि आप किस प्रकार से भारत के हित में, भारत के आर्थिक विकास के लिए किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। एक रोड मैप लगातार उन्होंने देने का काम किया, और इस विश्वास के साथ कि उनकी बातें सुनी जाएंगी
और धीरे धीरे क्रमशः रूप से भारत का आर्थिक विकास हो सकेगा। तो आज इतना ही।